नमस्कार। मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, और ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये है कि मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, कपल आते हैं जिसमें वाइफ का एएमएच बहुत ही कम है। और कई बार जो कपल आते हैं उसमें हस्बैंड का स्पर्म काउंट निल है या फिर इतना कम है कि उसमें से करना मुश्किल होता है। तो मेरा एक मकसद ये होता है कि मैं कपल को एक चांस दूं उनके खुद के सीड से, एग और स्पर्म से एक आईवीएफ देने का। मतलब कहने का ये है कि डोनर में जाने के पहले हम क्या कर सकते हैं ताकि जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो कपल है, वो अपने बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स बन सकें। उसमें एक समस्या ये आती है कि ये बहुत ही कठिन काम होता है जब एएमएच बहुत लो हो। मैं दो चीज़ों से आपको बताता हूँ कि जो वाइफ का पार्ट होता है और एक हस्बैंड का पार्ट होता है। वाइफ के पार्ट में जो एग्स हैं इसको हम नापते हैं एएमएच से और एंट्रल फॉलिकल काउंट से। यदि ये बहुत कम है बट उसको पीरियड रेगुलर है, इसका मतलब उसको एक अंडा बनता है। इस अंडे को यूज करके हम उनका आईवीएफ कर सकते हैं। ऐसे ही जो हस्बैंड है, उस हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराया, दो स्थितियां उत्पन्न होती है। एक होता है एजोस्पर्मिया, मतलब एक भी स्पर्म नहीं है, और एक होता है सीवियर ओलिगो एस्थेनोटेरेटोजूस्पर्मिया, मतलब बहुत ही खराब क्वालिटी के स्पर्म्स और बहुत ही नंबर बहुत ही कम। एजोस्पर्मिया का एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है। इसमें यह कोशिश की जाती है कि हम टीसा द्वारा स्पर्म निकाल सके कि नहीं। ऐसे ही सीवियर ओलिगो एस्थेनोटेरेटोजूस्पर्मिया में मैं कोशिश करता हूं कि या तो वो स्पर्म यूज करें या फिर उनमें भी टीसा करें। अब जब ये टीसा करते हैं तो अभी एक पेशेंट के साथ ये हुआ कि जब टीसा किया तो उसका स्पर्म नहीं निकला, पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि 20 to 30% मेरे प्रेडिक्शन के बाद भी स्पर्म ना निकले। नो स्पर्म इन टीसा ऑल्सो। मैं नॉर्मली टीसा मल्टी क्वाड्रेंट करता हूं टेस्टिस में से, दोनों टेस्टिस में से करता हूं। कोशिश ये रहती है कि मुझे यदि टेस्टिकुलर टिश्यू में स्पर्म मिलता है तो मैं उनका स्पर्म इस्तेमाल करके डोनर स्पर्म अवॉइड करूं। इसका मतलब मैं ये कोशिश करता हूं कि जो पुरुष है उसका स्पर्म यूज होके वो अपने बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट बन सके। ऐसे ही फीमेल की तरफ से यदि एएमएच कम है, एंट्रल फॉलिकल काउंट कम है और एग्स बहुत ही कम है, जैसे 0.08 एएमएच लेके आते हैं, इवन 0.02 लेके आते हैं, लेस देन 1 नैनोग्राम पर एमएल लो एएमएच कैटेगरी में आ जाता है। इनके केसेस में भी हम बहुत सारी टेक्निक लगा के, इंड्यूस करके, डबल स्टिमुलेशन करके हम कोशिश करते हैं उनका 1 और 2 मैक्सिमम जितना हो सके एग्स निकालें। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम ये करने जाएं तो हमको कोई भी एग नहीं मिले, क्योंकि ये जो दोनों काम मैं कर रहा हूँ नॉन डोनर आईवीएफ में, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं यदि कहीं से इनका एग, यदि वाइफ का एएमएच कम हो, हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो या एजोस्पर्मिया निल हो, तो क्या उनके एग से, और मतलब महिला के एग से और हस्बैंड के स्पर्म से हम एक उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड दे सकते हैं। यदि ये पॉसिबल है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कई बार यदि एग नहीं निकला तो मैं ये कैंसिल भी करता हूँ। कई बार स्पर्म नहीं निकले तो यहाँ कैंसिल भी करता हूँ। इसके बाद पेशेंट का चॉइस रहेगा कि वो स्पर्म का डोनेशन लेंगे क्या एग का डोनेशन लेंगे, बट एक कोशिश ये रहती है कि उनके बायोलॉजिकल बच्चा हो सके।
ऐसा हो सकता है कई बार लोग ये सोच के आते हैं कि मेरा काम होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा भी होता है कई बार मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रोक देता हूँ, क्योंकि यदि अच्छा नहीं बना तो मैं किस चीज़ का ट्रांसफ़र करता हूँ। इसको लेके आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार टीसा में यदि स्पर्म नहीं निकला, यदि लो एएमएच में हमने आईवीएफ किया और एग्स नहीं निकले, तो हमको पहले से मालूम था कि इसमें नहीं निकलने का भी चांस है, तो नहीं निकला तो कई बार कपल या तो हस्बैंड या वाइफ को बहुत मायूसी होती है। तो मेरा एक कोशिश ये रहती है कि मैं आपके साथ में ऐसा काम करूं कि आपके सीड से एक बायोलॉजिकल चाइल्ड हो सके। मैं इसको नॉन डोनर आईवीएफ बोलता हूं। अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं नॉन डोनर आईवीएफ में ज़्यादा से ज़्यादा जाऊं और कपल को मेंटली ये तैयार करूं कि उनको भी यदि अपने बायोलॉजिकल सीड से बायोलॉजिकल बेबी चाहिए तो वो नॉन डोनर आईवीएफ करा सकते हैं। सर कई बार देखा यह गया है कि जैसे मेरे पास ये फ़ोन्स आते हैं, तो मैं अगर आज ही की फ़ोन के एग्जांपल्स लूँ, तो मुझे एक कपल ने ये कहा कि हमें डोनर आईवीएफ की सलाह दी गई, डोनर एग की। अगर हम डोनर एग से आईवीएफ कराएंगे तो वो बच्चा तो हमारा नहीं होगा। एग्जैक्टली ये तो बात सच है कि जो डोनर आईवीएफ से जो बच्चा होगा, मेल का हो चाहे फीमेल का हो, तो वो उसका बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लेके या उसके जेनेटिक्स लेके या उसके जीन लेके नहीं आएगा। वो तो जो डोनर है उसका लेके आएगा। बट कई बार ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि फैमिली को यदि बच्चा चाहिए तो वो डोनर एग या डोनर स्पर्म लेते हैं। एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा मैं कि एक सिटी से मुझे पास फ़ोन आया था कि हमारे 4 आईवीएफ फेल हो गए हैं और हमें सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है और हमारा एमएच 0.72 है। तो क्या हमें डोनर एग से आईवीएफ कराना चाहिए कि हमें पहले एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कराना चाहिए? ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अनटिल एंड इसमें केस देखूंगा नहीं। पर डेफिनेटली एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि एक का क्षरण, एक का लॉस बहुत तेज होता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करूं, और यदि एक या दो एग मिलते हैं तो मैं उनको ब्लास्टोसिस्ट यदि बनते हैं तो करके फिर मैं एंडोमेट्रियोसिस का कुछ ट्रीटमेंट करके फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करूं। उसमें सफलता भी मिली है। मुझसे कई बार लोग ये पूछते हैं कि हमारा एएमएच घट गया है, तो क्या डॉक्टर साहब इंजेक्शंस के द्वारा उस एएमएच को बढ़ा देंगे? एएमएच नॉर्मली जब एक बार घटने लगता है तो वो बढ़ता नहीं है। आप यदि मेरा एक ओवेरियन रिजुविनेशन का वीडियो देखेंगे तो ये सब जेनेटिक्स की बुक्स हैं, ये सब आप देखोगे तो बहुत सारे ये अभी जो ओवेरियन रिजुविनेशन का जो डिटेल आया है फर्टिलिटी स्टर्लिटी में, इनको यदि आप पढ़ोगे, इसमें जो डिटेल दी हुई हैं, इसमें ओवेरियन रिजुविनेशन जैसी चीज़ बहुत चमत्कारी तो नहीं है, बट कुछ हद तक आपको लो एएमएच में भी फॉलिकल बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। बट एकदम से एएमएच किसी ट्रीटमेंट से बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होता। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको कंटिन्यूस एक नोटिफिकेशन मिले कि मैं नया वीडियो या फिर मैं कब लाइव आ रहा हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।